नमस्कार दोस्तों, कंप्यूटर अकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। जो यूपी हायर वाले कैंडिडेट हैं उनकी भी परीक्षा संभवतः इसी 2024 में लास्ट तक हो जाएगा, यानी दिसंबर तक हो जाएगा, जैसा कि आयोग के अधिकारियों ने बताया है। और यूजीसी नेट की परीक्षा अभी री एग्ज़ाम हुआ है, रिजल्ट आएगा और फिर दिसंबर की जो परीक्षा है वो संभवतः दिसंबर में ना होकर जनवरी तक हो सकती है, क्योंकि अभी री एग्ज़ाम का भी रिजल्ट आएगा। इसका दिसंबर के लिए फिर नोटिफिकेशन आएगा, तो हो सकता है कि ये 24 में ना होकर दिसंबर 24 में ना होकर जनवरी 25 तक लगभग हो जाए। यूपी हायर के पाठ्यक्रम में जो इकाई 1 लगा हुआ है उसी पर आधारित इस समय बैच चल रहा है और नया बैच 2 सितंबर से प्रारंभ होगा, जो कि हिंदी साहित्य के इतिहास से होगा। उसमें शुल्क में 30% की छूट है, अभी से ही उसके लिए रजिस्ट्रेशन जारी है 2 सितंबर के लिए। आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो होगा प्रयोजन मूलक हिंदी की संवैधानिक स्थिति, और कल लोगों को जो लेक्चर दिया जाएगा उसमें होगा स्वतंत्रता आंदोलन में हिंदी की भूमिका। इसी पीडीएफ में आप देखेंगे हिंदी का प्रसार आंदोलन है, प्रमुख व्यक्तियों और संस्थाओं का क्या योगदान रहा है, हिंदी से संबंधित सरकारी संस्थाएं कौन कौन सी हैं, तो इन सब की बात हम लोग यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले प्रयोजन मूलक हिंदी की स्थिति जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जो नया बैच 1 सितंबर से कहा गया था, इसकी डेट 2 सितंबर कर दी गई है। 2 सितंबर से प्रारंभ हो रहा है, 30% का छूट है, रजिस्ट्रेशन शुरू है। अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। फीस और सारी जानकारी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। प्रयोजन मूलक हिंदी और उसकी संवैधानिक स्थिति। देखिए, हिंदी का प्रचलन करीब 8वीं सदी से ही है, लेकिन खड़ी बोली हिंदी का प्रचलन आधुनिक काल में विशेष रूप से होता है। आदिकाल में मैथिली, दक्कनी, हिंदी रेखता आदि रूप में हिंदी का अस्तित्व होता है। वहीं मध्यकाल में हम देखते हैं कि ब्रज भाषा है, अवधी है, इसी के साथ साथ उर्दू है। खड़ी बोली भी विचार विनिमय का माध्यम बनती है। मुगल काल में राजकाज की भाषा फारसी, उर्दू होती है, अंग्रेजी राज्य में अंग्रेजी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रयोजन मूलक हिंदी की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि जब ब्रिटिश राज समाप्त हुआ तो भी सरकारी कार्यालयों में अंग्रेजी चल रहा था। तो सरकारी कार्यालयों में, विभागों में हिंदी के लिए प्रयोजन मूलक हिंदी का प्रयोग के लिए लोगों ने आंदोलन किया और तभी इसकी आवश्यकता महसूस हुई। पत्राचार, हर विभागों में पत्राचार, राज्यों के बीच में पत्राचार विनिमय का माध्यम, यही प्रयोजन मूलक हिंदी को बनाने के लिए लोगों ने आगे कदम बढ़ाया। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिंदी को राजभाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा, जनभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त होती है। जनभाषा, राष्ट्रभाषा और साहित्यिक भाषा से अलग प्रयोजन मूलक हिंदी का पृथक अस्तित्व है। प्रयोजन क्या? किसी खास प्रयोजन के लिए। अब खास प्रयोजन में कौन से हैं? तो उन खास प्रयोजन में आप देखेंगे सरकारी कामकाज, राज्य का कामकाज, व्यवहारिक, वाणिज्य, इन सभी में जिस हिंदी का प्रयोग होना था उसका नाम था प्रयोजन मूलक हिंदी। कार्यालयी हिंदी, संरचना और शब्द वैभव भी इसका भिन्न है। प्रयोजन मूलक हिंदी फंक्शनल हिंदी का पर्याय है, जिसका तात्पर्य होता है प्रयोजन के लिए उपभोग, प्रशासनिक, राजकीय, यहाँ राजकीय होगा, टाइपिंग मिस्टेक है, राजकीय, व्यवहारिक आदि नाम से भी हम इसे जानते हैं। डॉक्टर नगेंद्र इसके 2 रूप मानते हैं, आनंद मूलक और प्रयोजन मूलक। आनंद मूलक क्या है? आपके मन में सवाल उठता होगा कि आनंद मूलक क्या है भाई? प्रयोजन मूलक तो यहाँ पढ़ रहे हैं, फिर आनंद मूलक क्या होगा? तो डॉक्टर नगेंद्र ने यह बताया कि आनंद मूलक हिंदी साहित्य के माध्यम से व्यक्ति या समाज को आनंद का आस्वादन कराती है, वो है आनंद मूलक हिंदी। पर
प्रयोजन मूलक हिंदी मात्र समाज सापेक्ष है और सामाजिक कार्य संपादन ही इसका प्रयोजन है। अगर रामकुमार वर्मा की बात करें तो रामकुमार वर्मा भी इस प्रयोजन मूलक हिंदी को ही व्यवहारिक मानते हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर यहाँ से प्रश्न कहाँ से बनेंगे, कैसे प्रश्न बनेंगे? तो हिंदी के दो रूप आनंद मूलक, प्रयोजन मूलक किसने माना है? यही से ऐसे प्रश्न बन सकता है। अब इसके बाद में प्रयोजन मूलक हिंदी के बारे में सही क्या है, ऐसे पूछा जा सकता है। तो प्रयोजन मूलक हिंदी में मुहावरेदारी, लाक्षणिकता, व्यंजनात्मकता, अलंकारिकता और बहुअर्थता नहीं है। प्रयोजन मूलक हिंदी जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति का माध्यम है। इसमें सौंदर्यपरकता, आत्मकेंद्रीयता, आत्मसुख का अभाव है। ये जीवन की व्यवस्था से जुड़ी होती है। सामाजिकता इसकी मूल पहचान है। इसका संबंध हमारी जीविका से है और इसलिए इसका प्रयोग सेवा माध्यम के रूप में होता है। इसमें अनुभव की ऊर्जा नहीं, तथ्य और सिद्धांत ही प्रमुख हैं। प्रयोजन मूलक हिंदी अर्जित भाषा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें संवेदना नहीं, विचार प्रमुख है। भोलानाथ तिवारी ने प्रयोजन मूलक हिंदी के विभिन्न रूपों पर प्रकाश डाला है। उन्होंने कहा कि बोलचाल की हिंदी। अब आप कहेंगे सर बोलचाल की हिंदी क्या है? देखिए, बोलचाल की भाषा के रूप में हिंदी युग युग से अपने स्वरूप और महत्व को रेखांकित करती है। भाई मैथिली है, खड़ी बोली है, अवधी है, ब्रज भाषा, मगही, भोजपुरी, इन सब के रूप में इसकी सर्वग्राह्यता और प्रचलन देखने को आपको मिलेगा। यही है बोलचाल की हिंदी। व्यापारिक हिंदी, इसमें भी मीडिया की भाषा, सट्टा बाजार की भाषा, ये सब शामिल है। यानी व्यापारिक हिंदी इसके रूप में मैंने बताया मीडिया है, सट्टा बाजार है, क्रय विक्रय की भाषा है, विनिमय की भाषा के कार्यों को संपादित करती है, वही है व्यापारिक हिंदी। इसके भी शब्दकोश अलग हैं। कार्यालयी हिंदी की अगर यहाँ पर हम लोग बात करें, कार्यालयी हिंदी, तो कार्यालयी हिंदी के रूप में विभागों और मंत्रालयों के आधार पर विविध कार्यों का संपादन किया जाता है। शिक्षा हो गया, वैज्ञानिक हो गया, श्रम और नियोजन हो गया, खेल हो गया, इन सब की शब्दावलियाँ अलग अलग हैं। शास्त्रीय हिंदी की अगर बात करें तो विभिन्न शास्त्रों में प्रयुक्त भाषाएं भी शब्द के स्तर पर पृथक पृथक हैं। जैसे संगीत शास्त्र में आप देखेंगे अलग है, काव्य शास्त्र में अलग है, भाषा शास्त्र में अलग है, दर्शन शास्त्र में अलग है, योग शास्त्र में अलग है, राजनीति शास्त्र में, अर्थशास्त्र में, सब में अलग अलग है। विधि शास्त्र, तो इन सब में संप्रेषण क्षमता विद्यमान है और इनकी शब्दावलियां शास्त्रीय हिंदी की उपयोगिता को प्रमाणित करती हैं। वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली से युक्त हिंदी की अगर बात करें तो इसमें यांत्रिकता, वैज्ञानिक उपलब्धि, अभियांत्रिकी, आसैनिकी, काश्तकारी, पत्रकारिता, कल कारखाने, इन सब के कार्यों की संप्रेषणीयता को ये रेखांकित करती है वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली से युक्त हिंदी। सामाजिक हिंदी की अगर बात करें तो सामाजिक हिंदी के रूप में रीति रिवाज, जीवन पद्धति, संस्कार, पर्व त्योहार आदि को वाणी प्रदान करने के लिए इनसे संबंध शब्दों से पूर्ण है। साहित्यिक उपलब्धियों के संरक्षण और मूल्यांकन के लिए जिस हिंदी का प्रयोग किया जाता है वो है साहित्यिक हिंदी। प्रशासनिक हिंदी यानी प्रशासनिक कार्यों के लिए प्रयुक्त जो शब्दावली है। ऐसे जनसंचार, तो ये हिंदी के विविध रूप किसने बताया? तो भोलानाथ तिवारी ने बताया। अब अगर हम प्रयोजन मूलक हिंदी की संवैधानिक स्थिति की बात करें, संवैधानिक स्थिति की यहाँ पर हम लोग बात करें तो राजभाषा हिंदी की प्रयोजन मूलकता को सार्थकता प्रदान करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक की चर्चा की गई है। एक एक अनुच्छेद के बारे में आप लोगों को जो भाषा वहाँ पढ़ा रहे थे इससे पहले जो प्रारंभ में मैंने बताया और आज का भी जो लेक्चर मिला है उसमें भी आपने देखा कि एक एक चीज़ें आपको बताई गई। तो वहाँ से बाकी यहाँ पर भी आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर भी बताया जाएगा
तो 343 से लेकर 351 तक ये किस में है, किस भाग में है, तो संविधान के भाग 17। ये भी प्रश्न बन सकता है कि संविधान के किस भाग में है, तो संविधान के भाग 17 में है। 343 से लेकर 351 तक ये संविधान के भाग 17 में है। 1955 में आप देखेंगे तो 1955 में राजभाषा आयोग का गठन किया गया। इस आयोग की अनुशंसा के आलोक में प्राथमिक शिक्षा और साहित्य की भाषा के रूप में हिंदी के प्रयोग की व्यवस्था की गई। भारत सरकार के कर्मचारियों के हिंदी ज्ञान की योजनाएं बनाने का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 120 में आप देखेंगे तो संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, ये कार्यालयी हिंदी की बात कर रहे हैं कि अनुच्छेद 120 में भी है। अनुच्छेद 210 में विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा है। अब 344 अगर हम देखें तो 344 में क्या क्या है, तो 344 में देखेंगे कि संविधान के प्रारंभ से 5 वर्ष की समाप्ति पर राष्ट्रपति द्वारा एक आयोग के गठन का प्रावधान है। 344(1) में 344(2) में क्या कहा गया, तो 344(2) में कहा गया कि संघ के शासकीय परियोजनाओं के लिए हिंदी भाषा के आधिकारिक प्रयोग, संघ के सभी या किन्हीं शासकीय परियोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा के प्रयोग पर निर्बंधन, संघ के किसी एक या अधिक विनिर्दिष्ट परियोजनों के लिए प्रयोग किए जाने वाले अंकों के रूप, तो ये सब कहा गया है किसमें, तो 344(2) में कहा गया है। 345 में अगर हम देखें तो अनुच्छेद 345 में क्या कहा गया, 345 में आप देखें राज्य की राजभाषा या राज्य भाषाएं, ये कहा गया है 345 में। तो एक एक करके यहाँ पर आप देखेंगे 345 में कहा गया किसी राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं। 346-47 में क्या कहा गया, 346-47 के अधीन रहते हुए किसी राज्य या विधानमंडल विधि द्वारा उस राज्य में प्रयोग होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अधिक भाषाओं को या हिंदी को उस राज्य के सभी या किन्हीं प्रशासकीय या शासकीय परियोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा या भाषाओं के रूप में अंगीकार कर सकेगा। ऐसे 348 में अगर हम देखें तो 348 में क्या है, 348 में है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय और अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा, ये सब प्रयोजन मूलक हिंदी है, प्रयोजन मूलक के ही तहत आएगा। क्योंकि 348(1) में अगर हम देखें 348(1) तो इसमें क्या कहा गया है, 348(1) में यह कहा गया कि इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी जब तक संसद विधि द्वारा अलग उपबंध न करे तब तक यही होगा कि उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी जो कार्यवाहियाँ होंगी उनके बारे में कहा गया कि संसद के किसी सदन में या किसी राज्य के विधानमंडल के सदन या किसी सदन में प्रस्तुत किए जाने वाले सभी विधेयक या प्रस्तावित किए जाने वाले संशोधनों के बारे में बताया गया। तो ये हिंदी के बारे में बताया गया है। किस में बताया गया, 348(1) में बताया गया, 348(2) में बताया गया, 348(3) में विधेयकों के बारे में बताया गया। 349 में भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रावधान है। 349 में 350 में व्यवस्था के निवारण के लिए अभिवेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा यानी शिकायतों के निवारण के लिए, 350 में शिकायतों के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा, यानी प्रत्येक व्यक्ति को किसी शिकायत के निवारण के लिए संघ या राज्य के किसी अधिकारी को
संघ या राज्य में प्रयोग की जाने वाली किसी भी भाषा में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अधिकार होगा। यह अधिकार हमको संविधान अनुच्छेद 350 के अंतर्गत देता है। वहीं 351 की अगर बात करें तो 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश है। 351 के तहत तो ये तो रही प्रयोजन मूलक हिंदी, जहां पर अनुच्छेदों पर आधारित प्रश्न बन सकते हैं। अब इसके बाद में हिंदी के प्रसार में संस्थाओं का क्या योगदान रहा है, तो सबसे पहले यहां पर अगर हम फोर्ट विलियम कॉलेज की बात करें, एक एक संस्थाओं की अगर बात करें, तो सबसे पहले यहां हम देखते हैं फोर्ट विलियम कॉलेज। फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 ईस्वी में स्थापित हुआ। किसके द्वारा? तो लॉर्ड वेलेजली के द्वारा। 1854 में इसके हिंदी भाषा विभाग को बंद कर दिया गया। फोर्ट विलियम कॉलेज में कुल 4 विभागाध्यक्ष रहे हैं। सबसे पहले जॉन गिलक्राइस्ट रहे हैं, दूसरे जयमल मेयर रहे हैं, तीसरे विलियम टेलर रहे हैं और चौथे रहे हैं विलियम प्राइस। जब जॉन गिलक्राइस्ट थे, यानी ये 4 साल रहे हैं, 1800 से लेकर 1804 तक, इनके ही समय भारतीयों में स्वदेशी भाषा के प्रति जागरूकता पैदा हुई। और इनके ही समय आप देखेंगे प्रेम सागर, नासिकेतोपाख्यान, इन सब का अनुवाद हुआ। सिंहासन बतीसी, बेताल पचीसी, अभिज्ञान शकुंतलम आदि रचनाओं का अनुवाद हुआ। गिलक्राइस्ट की जब बात आती है तो गिलक्राइस्ट 3 शैलियों को मानते थे। गिलक्राइस्ट 3 शैलियों को मानते थे। उन 3 शैलियों की बात हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, जब आपको देंगे स्वतंत्रता आंदोलन में हिंदी की भूमिका, तो वहाँ पर उनकी शैली की पूरी बात करेंगे। ऐसे जयमल मेयर के बारे में बात करेंगे, जॉन विलियम टेलर की बात करेंगे। जॉन विलियम टेलर जो थे, जॉन विलियम टेलर अभिज्ञान शकुंतलम का अनुवाद इम्पोर्टेंट ऑफ लव शीर्षक से करवाया था। खैर, इनकी चर्चा तो हम लोग करेंगे वहाँ। फोर्ट विलियम कॉलेज में लल्लू लाल और सदल मिश्र की नियुक्ति भाषा मुंशी पद पर हुआ था। जॉन गिलक्राइस्ट के समय भारतीयों में स्वदेशी भाषा के प्रति जागरूकता पैदा हुई थी। और यही वो समय था कि जब आप देखेंगे कि सदा सुखलाल बुद्धि प्रकाश पत्रिका आगरा से प्रारंभ करते हैं, नूरू बाजार पत्रिका प्रारंभ करते हैं। लल्लू लाल 1824 में आगरा में संस्कृत प्रेस की स्थापना करते हैं। ये सब हिंदी को आगे बढ़ाने में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आगरा से ही राजा लक्ष्मण से प्रजा हितैषी पत्र निकालते हैं। शिव प्रसाद सितारे हिंद के मदद से गोविंद रघुनाथ ने बनारस अखबार पत्रिका निकाली थी। तो बहुत सारी ये पत्रिकाएं हैं। तदीय समाज की अगर बात करें, तदीय समाज की जब बात आती है तो इसकी स्थापना किसने की? तदीय समाज की भारतेंदु के द्वारा की गई। आधुनिक काल में यहाँ पर जो हम लोग संस्थाओं की बात कर रहे हैं, इन संस्थाओं से पहले थोड़ी सी आप ये जान लीजिए, संस्थाओं से पूर्व जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, जैसे कहा गया कि हिंदी के प्रसार में व्यक्तियों का योगदान, प्रमुख व्यक्तियों का योगदान, तो यहाँ पर संस्थाओं से पहले भारतेंदु की जब बात आती है, थोड़ा सा बेस आप समझ लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, जब बात आधुनिक काल की यहाँ से शुरू होती है, तो आधुनिक काल जिसकी विशिष्टता को परिलक्षित करके आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उसे ठीक ही गद्य काल नाम दिया। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा प्रवर्तित माना। भारतेंदु की जो रचना है वो सबसे पहले संकेत दे चुकी संक्रांतिकालीन चेतना का ये रूप है। ये युग संक्रांतिकालीन चेतना का रूप है। और कहा गया कि कविता में उनका संस्कार है, गद्य में विचार। एक तरफ वो एक के लिए ब्रज भाषा को पकड़ते हैं तो दूसरी तरफ दूसरे के लिए खड़ी बोली अपनाते हैं। और विभिन्न जनपदों, हिंदी प्रदेश के विभिन्न जनपदों और बोलियों से संबद्ध जो लेखक हुए हैं, जो कवि हुए हैं, वो हिंदी को आगे बढ़ाने में उनका भूतपूर्व योगदान है। जैसे भोजपुरी से संबंधित व्यक्तित्व कौन कौन से हैं? भोजपुरी से संबंधित व्यक्तित्व कौन कौन से हैं?
जो कि हिंदी में कार्य कर रहे हैं, जैसे जयशंकर प्रसाद हैं, प्रेमचंद हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं, यानी आधुनिक काल के सबसे बड़े कवि, नाटककार, उपन्यासकार, आलोचक भोजपुरी से संबंधित हैं। वहीं अगर अवधि से देखें तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, भगवती चरण वर्मा है। वहीं अगर बुंदेली से देखें तो मैथिली शरण गुप्त, वृंदावन लाल वर्मा, राम कुमार वर्मा, ये सब बुंदेली से संबंधित हैं। हिमाचल प्रदेश से अगर हम देखें तो हिमाचली बोली से किसका संबंध रहा है? चंद्र शर्मा गुलेरी का। अगर पहाड़ी हिंदी से हम देखें तो किसका संबंध, पहाड़ी से किसका संबंध रहा है? सुमित्रानंदन पंत का, इलाचंद जोशी का। वहीं ब्रज भाषा की अगर हम बात करें तो महादेवी वर्मा। तो इन सभी आधार बोलियों का वैविध्य आधुनिक हिंदी काव्य भाषा में रचा गया, और यही कारण है कि हिंदी आगे बढ़ी। समकालीन हिंदी साहित्य का नेतृत्व जिन दो कवियों ने किया है, यानी अज्ञे और मुक्तिबोध ने अगर समकालीन में बात करें तो तकनीकी ढंग से उनकी जो मातृभाषा है वो पंजाबी और मराठी है। तो भले ही उनका संबंध अलग अलग भाषाओं से रहा है तकनीकी रूप से, लेकिन उन्होंने हिंदी साहित्य को आगे बढ़ाया। ऐसे ही यहाँ पर भारतेंदु की हम लोग बात करते हैं कि भारतेंदु ने अपने संस्थाओं के माध्यम से हिंदी साहित्य को आगे बढ़ाया, तदीय समाज की स्थापना की। और तदीय समाज के साथ साथ उस समय आप देखेंगे और भी संस्थाएं रही हैं जो संस्थाएं हिंदी को आगे बढ़ा रही थी। ब्रह्म समाज हो, प्रार्थना समाज हो, आर्य समाज हो, तो इन सब ने मिलकर आगे बढ़ाया। वैसे इस समय की जब बात आती है तो कहा जाता है कि विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य का परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ, तो ये तो अलग की बात है। तो भारतेंदु ने तदीय समाज की स्थापना की और इस तदीय समाज के माध्यम से धर्म को आगे बढ़ाया, धर्म के माध्यम से लोगों को समझाया, साहित्य का प्रचार प्रसार हुआ। भाषा संवर्धनी सभा की बात करें जिसकी स्थापना 1877 में बाबू तोताराम ने अलीगढ़ में किया। हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए इस सभा की स्थापना की। वैसे बाबू तोताराम ने इस सभा की स्थापना से 3 वर्ष पूर्व भारत बंधु नामक पत्रिका भी निकाल चुके थे, जो कि साप्ताहिक पत्रिका थी। हिंदी उद्धारणी प्रतिनिधि मध्य सभा प्रयागराज, जो कि 1884 में स्थापित हुई। जब भारतेंदु की बात आती है तो इनका कवि वचन सुधा भी पूछा जाता है। कवि वचन सुधा स्वदेशी वस्तुओं के व्यवहार का प्रतिज्ञा पत्र भारतेंदु ने 1874 की कवि वचन सुधा में प्रकाशित किया था। कवि वचन सुधा में प्रकाशित किया था। तो कवि वचन सुधा से भी प्रश्न बन सकता है संस्थाओं की जब बात आएगी। इस संस्था का उद्देश्य, यहाँ पर जो हम लोग बात कर रहे थे, हिंदी उद्धारणी प्रतिनिधि मध्य सभा प्रयागराज, इस संस्था का उद्देश्य नागरिक को उसका अधिकार दिलाना था। पंडित मदन मोहन मालवीय ने हिंदी प्रचार का अभियान शुरू किया था। मालवीय जी द्वारा स्थापित भारतीय भवन पुस्तकालय प्रयाग 1889 ईस्वी जो प्रकाशन संस्थान है, उनकी प्रेरणा के रूप में अभी भी फलीभूत है। नागरिक प्रचारणी सभा 1893 में स्थापित हुई और यहीं से हिंदी साहित्य सम्मेलन 1910 में नागरिक प्रचारणी सभा के तत्वाधान में ही आगे चलकर प्रारंभ हुआ। नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापक सदस्यों में पंडित रामनारायण मिश्र, शिव कुमार मिश्र, बाबू श्याम सुंदर दास थे। नागरिक प्रचारणी सभा के प्रथम अध्यक्ष बाबू राधाकृष्ण दास थे। 1896 में नागरिक प्रचारणी पत्रिका का प्रकाशन भी प्रारंभ हुआ, जिसके पहले संपादक वेणी प्रसाद थे। अब आप देखेंगे कि इतने से ही कितनी बार परीक्षाओं में प्रश्न आ चुका है, चाहे जितनी छोटी परीक्षा हो, चाहे जितनी बड़ी परीक्षा हो। आप देखेंगे नागरिक प्रचारणी की स्थापना कब हुई, हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब हुई,
या हिंदी साहित्य सम्मेलन का नींव किस सभा द्वारा डाला गया? तो नागरिक प्रचारणी सभा। या नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापक सदस्यों में कौन कौन है या कौन नहीं है? या नागरिक प्रचारणी सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? या नागरिक प्रचारणी पत्रिका कब प्रारंभ की गई? या नागरिक प्रचारणी पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? आप देखिए कि कितने प्रश्न यहीं से बन सकते हैं, लेकिन ये तभी संभव है कि जब आप चीज़ों को पढ़ेंगे। आप में से जितने भी लोग देख रहे होंगे, मुझे लगता है कि अगर ये कहा जाए कि इसको पढ़ा है तो लगभग सारे लोगों का जवाब होगा, सर इसके बारे में तो मैंने पढ़ा है, मेरे पास तो किताबें हैं, बहुत सारे किताबें हैं, बहुत सारा मैटर है। आपके पास अध्ययन सामग्री चाहे जितनी हो, अस्त्र चाहे जितने हो आपके पास, लेकिन जब तक उन अस्त्रों का आप प्रयोग नहीं करेंगे तब तक वह अस्त्र बेकाम है, किसी काम का नहीं है। जिस तरीके से आप सभी के पास, हर मनुष्य के पास बुद्धि है, लेकिन जब तक उस बुद्धि का प्रयोग नहीं होगा तब तक किसी काम को व्यक्ति कैसे कर पाएगा? एक चम्मच रखा हुआ है और एक गिलास में गिरा हुआ, ये आपकी बुद्धि ही बताती है कि अंगुली डालकर उसको निकाला जाए, तभी तो निकाल सकते हैं जब बुद्धि का प्रयोग होगा। तो अस्त्र सभी आपके पास हैं, अध्ययन सामग्री सभी आपके पास है, लेकिन जब आप बुद्धि लगाएंगे, उसको पढ़ेंगे, तभी चीज़ों को कर पाएंगे। बार बार रिवीजन करेंगे तभी चीज़ें याद रहेंगी। सरस्वती पत्रिका 1900 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई, जिसके संस्थापक थे चिंतामणि घोष। अब प्रश्न ऐसा भी बन सकता है कि सरस्वती पत्रिका का नामकरण किसने किया? नामकरण किसने किया? भाई जिसने स्थापना किया, जो संस्थापक है, उन्होंने नामकरण किया। अब परीक्षा में नामकरण आ जाए, कुछ लोग कहेंगे सर तो एकदम नया तथ्य आ गया, बिल्कुल नया आ गया था, है ना? ऐसा नहीं है, चीज़ों पर ध्यान दीजिए, कोई नया नहीं है, सब बार बार वही चीज़ें पूछी जाती हैं परीक्षा में। इस पत्रिका के संपादकों में कौन कौन है? श्याम सुंदर दास हैं, राधा कृष्ण दास हैं, जगन्नाथ दास हैं, कार्तिक प्रसाद खत्री हैं, किशोरी लाल गोस्वामी हैं और फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी। भारतेंदु नाटक मंडली वाराणसी की स्थापना 1906 में हुई। कब किसकी स्थापना हुई ये भी आपको ध्यान रखना है। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयागराज 1910 ईस्वी, इस सम्मेलन की अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय ने की। हिंदी साहित्य सम्मेलन में के संस्थापक बाबू श्याम सुंदर दास, पुरुषोत्तम दास टंडन हैं। हिंदी साहित्य सम्मेलन से त्रैमासिक पत्रिका सम्मेलन और राष्ट्रभाषा संदेश के नाम से पाक्षिक पत्र निकलता था। पुरुषोत्तम दास टंडन को हिंदी का प्रहरी कहा जाता है, वही मोटूरी सत्यनारायण को दक्षिण का टंडन कहा जाता है। ये दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं और किसी परीक्षा में शायद एक बार मोटूरी सत्यनारायण को पूछा भी गया है, पुरुषोत्तम दास टंडन के बारे में भी पूछा गया है। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा चेन्नई, जिसकी स्थापना 1915 में हुई। हिंदी साहित्य सम्मेलन इंदौर 1918 ईस्वी, इस सम्मेलन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया। महात्मा गांधी ने हिंदी को भारत की संपर्क भाषा बताते हुए उसे भारत के राष्ट्रभाषा बनाने का आह्वान किया। हिंदी साहित्य सम्मेलन इंदौर 1918 में। हिंदुस्तानी अकादमी 1927 में प्रयागराज में जो स्थापित हुई, किसके द्वारा? धीरेन्द्र वर्मा ने स्थापित किया, जबकि इस अकादमी के प्रथम अध्यक्ष तेज बहादुर सप्रू थे। नागरी लिपि सुधार समिति 1935 में स्थापित हुई। हिंदी साहित्य सम्मेलन इंदौर के अधिवेशन में गांधी जी सभापति थे और वही नागरी लिपि सुधार समिति बनाई गई, जिसके अध्यक्ष गांधी जी थे और संयोजक काका कालेलकर थे। खैर, इस नागरी लिपि सुधार समिति ने कई सारे सुझाव दिए। प्रगतिशील लेखक संघ 1936 कई बार पूछा गया, लखनऊ में इसके बैठक हुई, इसका गठन हुआ, जिसके अध्यक्ष थे प्रेमचंद। अपने भाषण में प्रेमचंद ने कहा था, हमारी कसौटी पर वह साहित्य खरा उतरेगा जिसमें उच्च चिंतन हो, स्वाधीनता का भाव हो, सौंदर्य का सार हो, जीवन सृजन की आत्मा हो, जीवन की सच्चाइयों का प्रकाश हो, जो हम में गति, संघर्ष, बेचैनी पैदा करे, सुलाए नहीं, क्योंकि अब और ज़्यादा सोना मृत्यु का लक्षण है। ये किसी परीक्षा में ये कथन एक बार पूछा भी गया है। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा महाराष्ट्र 1936, इस संस्था के संस्थापकों और संचालकों में
महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास टंडन, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, नरेंद्र देव, काका कालेलकर, जमनालाल बजाज, वियोगी हरि, माखनलाल चतुर्वेदी, नर्मदा प्रसाद सिंह आदि थे। और इसी राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा महाराष्ट्र की देन है कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी समिति का सुझाव था। तो यह भी आपके लिए प्रश्न बन सकता है कि किस समिति के सुझाव से 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य था एक दिव्य हो भारत जननी। यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य आपके लिए हो सकता है। भारतीय हिंदी परिषद 1942 में धीरेन्द्र वर्मा ने स्थापित किया। इस परिषद से अनुशीलन नाम से त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन होता था। इलाहाबाद के युवा साहित्यकारों द्वारा 1944 में परिमल की स्थापना की गई और इसका लिखित संविधान 1952 में तैयार हुआ। इसके संस्थापकों में अक्सर ये पूछा जाता है कि परिमल संस्था से कौन नहीं जुड़ा था या कौन जुड़े थे। तो लक्ष्मीकांत वर्मा हैं, डॉक्टर रघुवंश हैं, जगदीश गुप्त हैं, धर्मवीर भारती, रामस्वरूप चतुर्वेदी, राम कुमार वर्मा, इलाचंद जोशी, विजय देवनारायण शाही। नागरी प्रचारणी लिपि समिति 1945, देवनागरी लिपि सुधार समिति उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1947 में आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में बनी। ये भी बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। आचार्य नरेंद्र देव ने 12 खड़ी, मात्रा व्यवस्था, अनुस्वार होगा, टाइपिंग मिस्टेक है, अनुस्वार और अनुनासिक से जुड़े सुझाव दिए। बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना 1950 ईस्वी, इसके संस्थापक आचार्य बद्रीनाथ वर्मा और जगदीश चंद्र माथुर थे। वहीं हिंदी साहित्य अकादमी और संगीत नाटक की स्थापना 1953 में हुई। दोनों संस्थाओं की स्थापना 1953 में हुई। राजभाषा आयोग 1955 ईस्वी, जिसके अध्यक्ष वीजी खेर थे। अनामिका नाट्य संस्था कोलकाता 1955 में स्थापित हुई। पत्र सूचना कार्यालय नई दिल्ली 1956 में स्थापित। सूचना एवं प्रसारण कार्यालय के अधीन आकाशवाणी 1957 में स्थापित। आप देखेंगे वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। केंद्रीय हिंदी समिति कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो नई दिल्ली, यह भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। राजभाषा विभाग की स्थापना कब हुई, यह भी कई बार पूछा गया। और अभी हाल ही में महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ पर है, ये पूछा गया था। तो इस तरीके से ये महत्वपूर्ण संस्थान है जो आज आपने देखा। बाकी कल हम लोग अभी और देखेंगे इसके बारे में। पत्र पत्रिकाएं जो हैं, यूपी हायर के पाठ्यक्रम में पत्र पत्रिकाएं हैं, जनमाध्यम है, वेब पोर्टल है, पुरस्कार है, सम्मान है, उन सब की बात अभी कल भी होगी। वीडियो कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया आप लोग व्यक्त कीजिएगा। और अगर आप जुड़ना चाहते हैं, पेड बैच लेना चाहते हैं, संभवतः दिसंबर में परीक्षा आपकी यूपी हायर की हो जाएगी, तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और अगर यूजीसी नेट के लिए जुड़ना चाहते हैं तो भी आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। 8052584004। 2 सितंबर से बैच शुरू होगा, नया बैच इकाई 2 से, मतलब हिंदी साहित्य का इतिहास। तो इतिहास से नई इकाई से आप 2 सितंबर से जुड़ सकते हैं। लेकिन इसमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त कीजिएगा कि आपको कैसा लगा। हम लोग फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी लेक्चर के साथ फिर किसी दिन।